दिनांक 22 मई 1981 अपराह्न 3:30 बजे शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार व तुलसी अध्यात्म नीडम जैन विश्व भारती के तत्वावधान में आयोजित जीवन विज्ञान प्रशिक्षण शिविर। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रवचन। विषय मैं मानसिक संतुलन चाहता हूं। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। हमारे पास काम करने के लिए 3 साधन हैं: शरीर, वचन और मन। इन 3 साधनों से हम जीवन की यात्रा का संचालन कर रहे हैं। शरीर प्रमुख है ही, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता, पहली बात है। वचन इसलिए प्रमुख है, उसके बिना सामाजिक संपर्क नहीं जुड़ता। वचन एक माध्यम है सामाजिक संपर्क का। एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ता है, उसमें सबसे बड़ा माध्यम वाणी बनती। जिनके पास वचन नहीं है, वाणी नहीं है, वे समाज की रचना नहीं कर सकते। छोटे मोटे टोले बना सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा साधन है हमारा वचन। इन दोनों से ही शक्तिशाली माध्यम है हमारा मन, जिसके द्वारा मनुष्य ने कुछ विशेषता उपलब्ध की है। शरीर सब प्राणियों के होता है, भाषा सब में नहीं होती, पर पशु जगत में भी होती है और पक्षी जगत में भी होती है। किसी की भाषा में 2 शब्द मिलते हैं, किसी की भाषा में 4 शब्द मिलते हैं और किसी की भाषा में 6 शब्द मिलते हैं। आजकल पशुओं और पक्षियों की भाषा का भी काफी अध्ययन किया गया है। तो संपर्क की दृष्टि से शरीर से ज्यादा मूल्य हो जाता है वाणी का, और वाणी से ज्यादा मूल्य होता है मन का, क्योंकि मन सब प्राणियों में नहीं होता। जिनमें भाषा नहीं है उनमें नहीं होता, और जिनमें भाषा है उनके भी मन विकसित नहीं होता, पूरा विकसित नहीं होता। मनुष्य के पास पूरा विकसित मन है, उसमें बोलने की क्षमता भी है और चिंतन की क्षमता भी है। एक आदमी पक्षी खरीदने गया, एक तोता खरीदना था। दुकान पर गया, जाकर पूछा कि तोता चाहिए। कई पिंजड़े दिखलाए, मूल्य पूछा तो बतलाया कि 100 रुपये लगे। कभी बहुत मूल्य है, कि बहुत मूल्य है, पर यह बोलना जानता है, अच्छा बोलता है। घर चला गया। दूसरे दिन आया एक पिंजड़ा लेकर और बोला कि तोता खरीदोगे? मूल्य 500 रुपये। अरे 100 रुपये में कल घबरा गए और आज तुम लाए हो 500 रुपये का तोता। कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा तोता तो बोलना जानता है, मेरा तोता बोलना नहीं जानता, बड़ा दार्शनिक है, चिंतन करना जानता है, चिंतन में ही मस्त रहता है। तो बोलने वाले का 100 रुपया लगता है, तो चिंतन करने वाले की तो 500 रुपये होने ही चाहिए। तो बोलने से अगला विकास होता है चिंतन करना, मनन करना, मूल्य बढ़ जाता है। तो हमारे पास ये 3 शक्तिशाली साधन है कार्य संचालन के लिए,
शारीरिक क्षमता, वाचिक क्षमता और मानसिक क्षमता। यदि हम समस्या की दृष्टि से विचार करें तो शरीर भी एक समस्या है, वचन भी एक समस्या है और सबसे ज्यादा जटिल समस्या है हमारा मन। शरीर इसलिए समस्या है कि बीमारियां बहुत सारी शरीर में पैदा होती है, बूढ़ापा शरीर पर उतरता है। बूढ़ापा एक समस्या है, बीमारी एक समस्या है, दुख का संवेदन एक समस्या है, वह शरीर के माध्यम से होता है। तो शरीर भी एक समस्या है। वाणी भी समस्या है, जिस वाणी के द्वारा बहुत सारे कार्य साधते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वाणी के द्वारा बहुत सी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। हम इतिहास को देखें, पारस्परिक घटनाओं को पढ़ें और जीवन व्यवहार का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वाणी के द्वारा किस प्रकार कब कैसी समस्याएं जटिल बनी हैं, उलझने पैदा हुई हैं। एक अविवेक होता है वाणी का और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। एक वचन मुंह से निकल जाता है और महासंग्राम जैसी स्थिति बन जाती है, तो एक समस्या है। इन सबसे भी जटिल समस्या है मन की। जिसने मन को मना लिया उसने शरीर को भी मना लिया और वाणी को भी मना लिया, दोनों मना लिए गए। मन स्वस्थ होता है, संतुलित होता है तो शरीर की बीमारियां भी बहुत कम हो जाएंगी। आज का युग साइकोसोमेटिक डिजीज का युग है। शारीरिक बीमारियां कम होती है, ज्यादा मनोकायिक बीमारियां होती है। मानसिक बीमारियां ही शरीर पर उतरती है। दवा पर दवा आदमी लेता चला जाता है, सोचता ही नहीं, और शायद आजकल के डॉक्टर भी कम ध्यान देते हैं। रोगी को इतनी तेज दवाइयां देते हैं, इतनी भारी डोज देते हैं और इतने एंटीबायोटिक्स के प्रयोग चलते हैं कि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होती चली जाती है। एक बार जो दवा के चक्कर में फंस जाता है फिर तो यह स्थिति बनती है कि एक बार फंस जाता वह तो फंसता ही जाता है, फिर तो फंसते ही चले जाओ, आगे से आगे ऐसी अनवस्था हो जाएगी कि कहीं अंत भी नहीं आएगा। कुछ लोग बतलाते हैं कि दवा शुरू की, 1-2 गोलियां लेते थे, बढ़ी 5 गोलियां दिन में लेने लगे, अब तो 10-20 गोलियां लेते हैं। सोने की अलग, मानसिक शांति की अलग, डिप्रेशन को कम करने की अलग, ब्लड प्रेशर को संतुलित करने की अलग, न जाने कितनी प्रयोजनों से कितनी दवाइयां ली जाती है। तो एक चक्र चल जाता है। जिस व्यक्ति ने मन को साधा, दवाइयां भी कम हो जाती हैं। हमारा अनुभव है कि शिविर में आने वाले लोग दवाइयों की पेटियां भर भर कर लाते हैं। अभ्यास है, आपका पता नहीं, किंतु हर शिविर में ऐसा होता है कि बहुत दवाइयां लाते हैं, किंतु जब वापस जाते हैं तो पेटियां वैसी की वैसी सुरक्षित उनके साथ चली जाती, आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दवाई लेने के लिए साधन सामग्री चाहिए वह यहां मिलती नहीं, तो दवाई की जरूरत क्या हो सकती है। जहां मानसिक प्रशिक्षण और मन को साधने की क्रिया होती है और मन स्वस्थ होता है, तो वहां फिर शरीर के बेचारे शरीर को दवाई की जरूरत क्या है, आवश्यकता नहीं होती। मन के सज जाने पर शारीरिक समस्याएं भी कम होती हैं। मन के सज जाने पर वाचिक समस्याएं भी कम होती है। जब मानसिक उत्तेजना होती है
तो वचन की जटिलता बढ़ती है और वाणी का दुरुपयोग होता है। जब मन संतुलित हो गया तो फिर वाणी की समस्याएं भी अपने आप निरस्त हो जाती हैं। अलग से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं होता। बोलेगा, बहुत संतुलित बोलेगा, असहिष्णुता नहीं होगी, अधैर्य नहीं होगा। इतना अधैर्य होता है आदमी में कि सामने वाला व्यक्ति पूरी बात कहता नहीं, पहले ही उबल पड़ता है। अरे पूरी सुनो तो सही कि अगला क्या कहना चाहता है। पर किसी अवकाश है कि इतनी बात सुने। आज के स्पुतनिक के युग में इतना किसको अवकाश है कि सामने वाले की पूरी बात सुने। पहले ही ऐसा उबल पड़ता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति अच्छी बात ही कहना चाहता हो, पर पता ही नहीं चलता। ये सारा मानसिक असंतुलन के कारण होता है। यदि हम अपनी वैयक्तिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, पड़ोसी की समस्याओं, सारी समस्याओं का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उन समस्याओं को बढ़ाने में हमारा मानसिक असंतुलन एक ईंधन का काम कर रहा है। ऐसा ईंधन है जो निरंतर आग को प्रज्वलित रख रहा है, कभी बुझती नहीं। ये शाश्वत ज्योति, कुछ ज्योतियां तो ऐसी है कि जलती है और बुझ जाती है। और आजकल जैसे बिजली का, आज की बिजली का तो भरोसा ही नहीं कि दिन में कितनी बार आए और कितनी बार चली जाए। पर यह मानसिक असंतुलन की बिजली तो ऐसी है कि कभी जाती ही नहीं है, हमेशा अपना चमत्कार दिखाती रहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है मानसिक असंतुलन। क्यों होता है इस पर भी कुछ मीमांसा करें। इसका एक कारण है उत्तेजना। हमारी आवेशात्मक और आवेगात्मक प्रवृत्तियों पर हमारा नियंत्रण नहीं। हर बात में उत्तेजना आ जाती है। ध्यान का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप पर नियंत्रण करने की स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान से एकदम सारे आवेग हमारे समाप्त हो जाएंगे, ये मैं नहीं कहना चाहता। ये तो बहुत आगे की बात हो सकती है, पर यह भी कम बात नहीं है कि हम जब चाहें तब दरवाजा को बंद कर सके और जब चाहें तब उसे ताला और कुंजी लगा सके। यह भी तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए दरवाजे का, किवाड़ का, ताले का, कुंजी का विकास हुआ कि आदमी सुरक्षित रह सके। अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है ध्यान। एक ऐसी चेतना हमारी जाग जाए, आवेश आने की स्थिति हो, हम तत्काल दरवाजा बंद कर दें और शांत रह सके। ये कम बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। पशु के सामने उत्तेजना की स्थिति आएगी, उत्तेजना में चला जाएगा। चाहे भैंस हो, भैंसा हो, शुगर हो, रीछ हो, कोई भी हो, ऐसे परिस्थिति मिली सब आवेश में आएंगे, फुफकारने लग जाएंगे और तमतमा उठेंगे। मनुष्य में यह क्षमता है कि आवेश की स्थिति होने पर भी वह अनाविष्ट रह सकता है और आवेश पर नियंत्रण कर सकता है। इस चेतना का विकास मनुष्य ने किया, इसीलिए वह संतुलन का जीवन जी सकता है। एक छोटा बच्चा भी उत्तेजना में आ जाता है,
बड़ा आश्चर्य होता है कि 2-4 वर्ष के बच्चे भी इतना गुस्सा करते हैं कि देखते ही बनता है। एक भाई आया और आकर बोला कि ये छोटा सा बच्चा है, इसे गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने पूछा कि उसकी मां भी बैठी थी, पिता भी बैठा था। ने पूछा गुस्सा तुम्हें ज्यादा आता है या पिता को इसको ज्यादा आता है? उसने कहा, पत्नी ने, कि मुझे नहीं आता, इसके पिता को गुस्सा ज्यादा आता है। मैं शिकायत भी पिता कर रहा था कि इस बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है। मैंने कहा कि यह तो अब आनुवंशिकता है, पैतृक संस्कार है। तुम स्वयं इतना गुस्सा करते हो और बच्चा गुस्सा करता है, तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि पिता गालियां बके, गुस्सा करे, कुछ भी करे, बुरा नहीं लगता। लड़का वैसा करता है तो बुरा लगता है। यह एक बड़ी अजीब मनस्थिति है। जब मैं स्वयं कर रहा हूं तो सामने वाला कोई दूसरा करता है तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? बुरा लगे तो अपने आचरण भी बुरे लगने चाहिए। पर वह तो कहते हैं कि हम तो अब बड़े हो गए, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें अब क्या फर्क पड़ने वाला है। हर आदमी दूसरे को सुधारने की बात ज्यादा करता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को सुधारने की बात नहीं करेगा। दूसरे को सुधारने की बात राजनीति की बात है और अपने आप को सुधारने की बात आत्मानुशासन की या ध्यान की बात है। ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना प्रयोग करेगा, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेगा। और दूसरा कोई चाहे तो उसे मार्गदर्शन दे सकता है कि यह रास्ता है, तुम चाहो तो करो, न चाहो तो तुम्हारी इच्छा। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे पास इतने अभी अध्यापक हैं, पहले पुलिस वालों ने किया, उससे पहले और लोगों ने किया। यह शिविरों का सिलसिला बराबर चल रहा है। हम इस बात को सदा मानकर चलते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, जानते हैं, पता है कि क्या कैसा हो रहा है, फिर भी हमारा कोई आग्रह नहीं कि ऐसा करना ही होगा। ये तो फिर आरोपण हो जाएगा। जहां ध्यान है वह आरोपण नहीं चल सकता, मात्र मार्गदर्शन हो सकता है। कभी यह रास्ता है, यह मार्ग है, आप चाहें तो करें और न चाहें तो फिर आपकी स्वतंत्रता है। जहां ध्यान में भी स्वतंत्रता में कोई बाधा आए तो फिर वह ध्यान ही नहीं, वह तो फिर एक दंडारोपण हो गया और कारावास हो गया। ये कारावास नहीं, ये एक स्वतंत्रता की चेतना भूमि है कि जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता से काम करे। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, फिर व्यवस्था क्यों, अनुशासन क्यों? ये व्यवस्था अनुशासन तो 2 आदमी है इसलिए होता है, ये ध्यान के लिए नहीं। ये तो जहां भी 2 आदमी मिले वहां व्यवस्था और अनुशासन स्वाभाविक हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि एक दरवाजा है, 3 दरवाजे हैं। अगर कोई आदमी दरवाजे में बैठ जाए कि मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, अच्छी हवा आ रही है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि भाई रास्ता तो चाहिए जाने को, कि ये तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं। तो दूसरा उसके सिर पर पैर रखकर चला जाएगा, ये क्या किया तुमने, बड़ी अशिष्टता की, असभ्य आदमी हो, ऐसे कैसे चलते हो, कि तुम्हारी दरवाजे में बैठने की स्वतंत्रता है तो मेरी ऐसे जाने की भी स्वतंत्रता है। उसे फिर कैसे रोका जा सकता है? ये व्यवस्था और अनुशासन होता है बाहर का। ये तो मात्र 2 आदमी का प्रश्न है कि जहां 2 मिले तो फिर एक समझौता करना होगा। कभी तुम भी स्थान रोको और मुझे भी दो। रास्ता है तो रास्ते में तुम भी मत बैठो, मैं भी नहीं बैठूंगा। रास्ता रास्ता रहने दो, वह आने जाने के लिए रहने दो, बैठने का स्थान इधर उधर ढूंढो। तुम्हें हवा चाहिए तो मुझे भी चाहिए। तो जहां 2 मिले तो वहां व्यवस्था होगी। इसे आप ध्यान के साथ न जोड़ें। यह प्रश्न कोई ध्यान का प्रश्न नहीं है,
ये तो समूह का प्रश्न है। ये व्यवस्था और बाहर का नियमन, ये जहां समूह होगा वहां जरूरी होता है। ध्यान में तो पूरी स्वतंत्रता है। मैं आपसे कितना ही बल प्रयोग के साथ भी कह दूं कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने उस आग्रह को नहीं टाला, आंखें बंद कर ली, बैठ गए, क्या ध्यान हो गया? ध्यान कहां होगा? शरीर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, पर ध्यान तो तब होगा कि जब आप करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो फांसी की सजा भी किसी को ध्यानी नहीं बना सकती, सूली की सजा भी किसी को ध्यानी नहीं बना सकती। मार सकती है पर ध्यानी नहीं बना सकती। जो क्रिया अपने आत्मा की सर्वथा स्वतंत्र और पूर्ण स्वतंत्रता की चेतना की क्रिया है, उसे कभी आरोपित नहीं किया जा सकता और थोपा नहीं जा सकता। यह एक बिल्कुल स्वतंत्रता का प्रश्न है और इसमें बाहरी अनुशासन काम नहीं देता। किंतु आश्चर्य तो वह होता है कि एक व्यक्ति स्वयं वैसा आचरण करता चला जाता है, अपने पिता को, अपने पुत्र का, पति को अपनी पत्नी का, सास को अपनी बहू का वही काम अच्छा नहीं लगता जो स्वयं करते जा रहे। इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा और क्या विडंबना होगी। एक रसोई में कोई कांच की गिलास गिर गई, फूट गई और थोड़ी देर एक झंकार हुआ और वह भी समाप्त हो गया। लड़का बाहर बैठा था, उसने अपने पिता से कहा कि कांच की गिलास फूटी है, लगता है मां के हाथ से फूटी। तो पिता के मन में एक जिज्ञासा जाग गई। किसी नौकर को भेजा कि पता करो क्या हुआ, किसके हाथ से फूटी। पता करके आया, बोला सेठानी जी के हाथ से कांच की गिलास गिर गई और फूट गई। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम तो यहां बाहर बैठे थे, क्या तुम्हें भी कोई अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया है? क्या कोई तृतीय नेत्र खुल गया है तुम्हारा भी? कैसे पता चला यहां बैठे बैठे कि मां के हाथ से फूटी है? उसने कहा मुझे पता चल गया। अरे कैसे चला? ये तो स्वाभाविक है कि मां के हाथ से फूटी थी, इसलिए 1 मिनट में झंकार उसका बंद हो गया। अगर मेरी पत्नी के हाथ से फूटती तो ये झंकार चलता ही रहता, मां का झंकार साथ ही और चलता रहता। बड़ी विचित्र हमारी स्थिति बनती है कि एक आदमी स्वयं आचरण करता जा रहा है, स्वयं व्यवहार करता जा रहा है, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार अपने से छोटा करता है तो बड़ा अप्रिय लगता है। और ताज्जुब तो यहां तक होगा, एक शराबी पिता कहता है कि लड़के से शराब छुड़ाइए, कहीं सीख न जाए। एक धूम्रपान करने वाला नहीं चाहता कि लड़का भी धूम्रपान करना सीखे। हमारे पास एक व्यक्ति आया जो बड़ा सटोरिया था, आकर बोला कि मेरे लड़के को ये सट्टा करने का संकल्प दिलाने, न करने का संकल्प दिलाएं कि सट्टा नहीं करूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई, तुम तो इतना सट्टा करते हो और तुम ये चाहते हो कि क्या करूं? मैं जानता हूं कि सट्टा करने वाला कितना दुख भोगता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरा लड़का तो इसमें न फंसे। ये कैसे होगा कि तुम तो करते जा रहे हो, लड़का इसमें न फंसे? ये कैसे संभव होगा? पर यह बात समझ में नहीं आती कि अपना आचरण नहीं बदलता और अपने लड़के को बचाना चाहता है, या अपने पत्नी को बताना चाहता है, या अपनी सास बहू को बचाना चाहती है। इसके पीछे एक ही कारण है,
आवेश कम नहीं हुआ है, उत्तेजना कम नहीं हुई है। एक आवेश वायु का होता है, जिसे आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक और सुश्रुत में भूतावेश भी कहा गया है। बहुत सारे आवेश वायु के होते हैं और वे भूत के आवेश मान लिए जाते हैं। और कभी कभी यक्षावेश भी हो जाता है, कोई भूत का आवेश, प्रेत आत्मा का आवेश भी हो जाता है। ये दो आवेश तो होते ही हैं, पर इनसे भी बड़ा आवेश होता है मूर्छा का, उत्तेजना का। मूर्छा, आदमी में इतनी घनी मूर्छा होती है कि खुली आंख है देख नहीं पाता, कान खुले हैं पर सुन नहीं पाता और पता ही नहीं चलता। यह स्थिति ध्यान के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। मूर्छा को ध्यान के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, और जब तक मूर्छा नहीं टूटती ये मानसिक संतुलन नहीं आ सकता। तो मानसिक असंतुलन का एक बड़ा कारण है उत्तेजना। दूसरा कारण है आग्रह। मनुष्य में आग्रह होता है, बात की पकड़ होती है। एक बात को पकड़ लेता है, दुख पाता है, फिर भी छोड़ता नहीं, संतुलन को खो देता है। अनुभव करता है कि अच्छा नहीं है, फिर के पकड़ ली सो बात पकड़ ली। मैं ऐसा कमजोर नहीं हूं कि पकड़ूं और छोड़ दूं, वे कोई दूसरे लोग होते हैं। हाँ, मैं कोई बनिया नहीं हूं कि मूंछ ऊंची हो या नीची हो, मैं तो पकड़ का आदमी हूं। बस जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब छोड़ना हम नहीं जानते। ये आग्रह भी बड़ा असंतुलन पैदा करता है, बड़े असमंजस में डाल देता है। आदमी आया और रुपया चुकाना था, सामने लाकर 60 रुपये रख दिए। तो उसने पूछा, भाई मैंने 70 रुपये दिए थे, 35 एक बार और 35 एक बार, और ये 60 कैसे लाई? 35 35 70। मैं बोला नहीं नहीं, गलत बात है, 35 और 35 60। 35 35 60 होते हैं और ये 60 रुपये में ले आया। उसने कहा, अरे भाई नहीं, 35 35 70 होते हैं। कि तुम 1000 बार को मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यही मानता हूं कि 35 35 60 होते हैं, ये तुम्हारे 60 रुपये। क्या किया जाए? बड़े असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो आग्रह, जिद एक बहुत असंतुलन पैदा करता है। और आप सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पारिवारिक कठिनाइयों में यह जिद और आग्रह की प्रकृति सबसे ज्यादा कठिनाई पैदा करती है। एक बात पकड़ ली, बस अब नहीं छोड़ेंगे, तो समूचे परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। शायद आप इसके ज्यादा भुक्तभोगी भी हो सकते हैं, इस बात को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों को तो इतना अनुभव नहीं है, पर कुछ घटनाएं सामने आती हैं, उससे पता चलता है कि कोई बात कोई पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है। परिवार में 10 सदस्य होते हैं, एक एक अपनी बात पकड़ लेते हैं और कोई समझौता करना जानते नहीं। परिणाम ये आता है कि एक घर में कई दीवारें खिंच जाती है या एक घर में कई चूल्हे जल जाते हैं। चूल्हे जल जाए उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, दीवारें खिंच जाए उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, किंतु इतना कटुता का वातावरण बन जाता है कि बाप और बेटे 10-10 बरस तक सामने सामने नहीं देखते। जब एक कोई दूसरा व्यक्ति आया, बड़ी हंसी के साथ बात करेगा और लड़का सामने आ गया, आंख ऐसे घूम जाएगी, चेहरा घूम जाएगा, और अकस्मात ही सामने आ जाए तो आंखों में गर्मी उतर आए। बड़ी अजीब स्थिति होती है। इसमें आग्रह का बहुत बड़ा योग होता है। मानसिक असंतुलन का तीसरा कारण है पक्षपात। पक्षपात भी कम कारण नहीं है, अपना संतुलन भी बिगाड़ता है, सामने वाले का संतुलन भी बिगाड़ता है। ये शिकायतें भी बहुत आती है कि मैं पिता का बहुत विनीत था, अब भी हूं,
किंतु पिता ने ऐसा पक्षपात किया कि एक बेटे को तो सारा धन दे दिया और मुझे अंगूठा दिखा दिया। बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का, मां के प्रति लड़के का, और सौतेली मां हो तब तो कहना ही क्या। यह पक्षपात का भी एक बड़ा प्रश्न है, अधिकारी का भी अपने कर्मचारी के प्रति। इस पक्षपात के कारण बहुत मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। असंतुलन का चौथा कारण है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार के कारण भी संतुलन बिगड़ जाता है। इस विषय पर कम ध्यान दिया जा रहा है, किंतु आज की कुछ वैज्ञानिक खोजों ने इस बात पर बहुत प्रकाश डाला है कि पागलपन भी होता है, वह केवल मानसिक कारणों से, उलझनों से ही नहीं होता, किंतु असंतुलित भोजन के कारण आदमी पागल भी बन जाता है। ये जो पोषण का, न्यूट्रिशन का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को जानना तो बहुत जरूरी है। 10 रोटियां खाएंगे, कोरा अन्न ही अन्न खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, श्वेत सार खाया, पेट तो भर जाएगा, पर मस्तिष्क के संतुलन बिगड़ जाएगा। जो जो चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, लवण भी चाहिए, क्षार भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। अब भोजन पूरा संतुलित होता है तब तो मस्तिष्क भी ठीक काम करता है, संतुलन उतना नहीं बिगड़ता। किंतु जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, दिन भर परिवार को सताता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, कलह करता है, छोटी छोटी बात पर उबलता रहता है, तो उसके पीछे यह भी सोचना चाहिए कि कोई न कोई आहार का दोष इसके साथ जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर की एक यात्रा हुई थी आदिवासी लोगों में, संथाल परगने। तो बतलाया गया है कि वहां के लोग बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्सेल थे। इसका कारण भी बतलाया गया है कि वे लोग निरंतर रूखा भोजन करते थे, चिकनाई नहीं खाते थे, इसलिए उनमें गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था। और जो तपस्वी होते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं, रूखा भोजन करते हैं, उनमें गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी। एक भाई ने पूछा ही था कि जो प्रसिद्ध है कि तपस्वियों का गुस्सा, कि कितने गुस्सेल होते थे, कितना जो दुर्वासा के बारे में प्रसिद्ध बात है, तो तपस्या के साथ गुस्सा बढ़ेगा, तपस्या के साथ ध्यान चलेगा तो ऊर्जा ध्यान में खप जाएगी, गुस्सा नहीं बढ़ेगा। कोरी तपस्या, कोरा उपवास चलेगा और ध्यान नहीं चलेगा तो गुस्सा बढ़ने की बहुत संभावना है। तो रूखे भोजन से गुस्सा बढ़ जाता है। तो स्वभाव का चिड़चिड़ा होने में, लड़ाई झगड़े की ज्यादा आदत होने में भोजन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस बात पर अभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते। भोजन को तो ऐसा मानते हैं कि ये तो एक पेट क्या है, गड्ढा है, खाली हुआ और भर दो बस। अरे किससे भरोगे, कि इसकी क्या जरूरत है, बस भर गया, भूख लगी, गड्ढा भर गया, अब ठीक है, निश्चिंत है। बात तो ठीक है, गड्ढा तो भर गया, पर वह भरा हुआ गड्ढा क्या करेगा, इसका भी तो कोई अनुमान हमें होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। इस पर भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भोजन का विवेक। आपके सामने प्रश्न होगा कि आज की गरीबी में क्या संतुलित भोजन की बात सोची जा सकती है? कितना महंगा हो गया भोजन।
एक सामान्य गरीब आदमी और सामान्य आजीविका करने वाला आदमी कैसे ये कर सकता है? और आज का शिक्षक भी तो कोई समृद्ध व्यापारी नहीं है, समृद्धि नहीं है, बड़ी कठिनाइयां आजीविका की उसके सामने। 500, 700, 1000 रुपये मिलते हैं तो आज तो चटनी हो जाती है, रोटी की बात नहीं, कोरी चटनी में चले जाते हैं। इस महंगाई में, भयंकर महंगाई में संतुलित भोजन की बात कैसे हो सकती है? प्रश्न है, सचमुच प्रश्न है, पर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ समाधान जुड़ा हुआ न हो। संतुलित भोजन की भी ऐसी तालिकाएं हैं कि जो सामान्य भोजन में भी पूर्ति हो सकती है। और तुलसी अध्यात्म नीड़म का एक यह भी कार्यक्रम है कि संतुलित भोजन के बारे में प्रशिक्षण देना, शिविरार्थियों को यह समझाना, या वहाँ जो ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए लोग आते हैं, उन्हें इस विषय से परिचित कराना कि एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था में भी भोजन को कैसे संतुलित किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रोटीन दूध से मिलता है, किंतु सोयाबीन से भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। जीरा, जो सामान्य भोजन में काम आने वाली चीजें हैं, जीरे में भी बड़ा लोहा होता है। और भी सामान्य चीजों में ऐसे तत्व हैं, केवल यही है कि उनके विषय में हमारी जानकारी नहीं और कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं कि भोजन संतुलित होना चाहिए। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, किंतु एक आम हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है हिंदुस्तानी लोगों की या विशेषतः राजस्थानी लोगों की कि भोज होते रहते हैं। और जयपुर तो भोजों का घर है, मिठाइयों का घर है। अब भोज हुआ, लोग गए, सामने मिठाई है तो फिर दूसरी चीज का नाम ही नहीं लेते। बर्फी मिल गई तो बस बर्फी खा लिया, पेट तो पूरा भर गया, अब दूसरा कुछ खाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग तो चरका मुंह भी नहीं करते कि क्या जरूरत है। और जब ये कतलियों के भोजन होते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं, देखता हूं कई लोग ऐसे हैं कि हम तो एक ही द्रव्य लगाते हैं भोजन में। सिर्फ हम पूछते हैं भी क्या एक द्रव्य, कि बस कतली आ जाए तो फिर दूसरी चीज का छूते ही नहीं है। हुआ क्या, स्वाद आया, भोजन मुंह में चला गया, पर जो संतुलित होना चाहिए वह तो नहीं मिला। तो शरीर में अनेक अंग काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रही है, स्प्लीन हमारी तिल्ली काम कर रही है, गुर्दा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है। इन सब को अलग अलग प्रकार के रसायन और तत्व चाहिए, अलग अलग जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि इतना नमक खाते हैं कि ऊपर से डालते ही चले जाते हैं। अरे इतना नमक खाते हो, जीभ को भी अच्छा लगता होगा, पर कभी बेचारे गुर्दे से भी सलाह तो करो कि तुम्हें कैसा लगता है। कितनी परेशानी है गुर्दे की। अधिक नमक खाने वाला किडनी का बीमार न हो, गुर्दे की बीमारी से परेशान न हो, यह कैसे संभव होगा? क्योंकि शरीर को तो इतना नमक चाहिए नहीं। सब जो विजाती है उसे निकालना पड़ता है बेचारे गुर्दे को। और छोटे से गुर्दे के पास 90 लाख छलनियां हैं। गुर्दे के पास 90 लाख छलनियां है चालने के लिए। सारी छलनियों से काम लेना पड़ता है, फिर भी खाया हुआ सारा विजातीय तत्व निकालने में बेचारा परेशान हो जाता है। इतनी छलनियां चलती है, किसी चक्की के पास जो आटा पीसने वाली है इतनी छलनियां नहीं होती। 2, 4, 10, 20 भी बहुत बड़ी बात है, तो 90 लाख की तो बात ही कहाँ है। पर आदमी उगलता जाता है, डालता जाता है, पर कभी गुर्दे की परेशानी का अनुभव ही नहीं करता, लीवर की परेशानी का अनुभव ही नहीं करता कि लीवर जितना पाचक रस डालेगी उतना ही तो छोड़ेगी। अब शेष गया हुआ पचेगा कैसे?
कोई पता ही नहीं है। चीनी खाते हैं तो इतनी चीनी खाते हैं, खाने में अच्छी लगती है, पर कभी आंतों से भी पूछो, पक्वाशय से भी पूछो कि क्या होता है। इतनी अम्लता बढ़ जाती है कि सारी परेशानियां पैदा करती है। चीनी खाने में मीठी लगती है और परिणाम क्या होता है? अम्लता, खटाई बढ़ती है। चीनी से खटाई बढ़ती है। ज्यादा चीनी खाने वाले को खट्टी डकारी आती है, अजीर्ण होता है, अपच होता है। आंवला खट्टा लगता है और विपाक मधुर होगा, मीठा विपाक होगा। तो ये जो एक भोजन का विवेक है, संतुलन होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में ध्यान नहीं देते और भीतर में मिथ्या आहार के कारण बहुत दूषित रसायन बनते हैं और वे मनुष्य को फिर या तो चिड़चिड़ा बनाते हैं या ज्यादा गुस्सेल बनाते हैं या बात बात में उत्तेजित कर देते हैं या ज्यादा काम वासना को जगाते हैं। ये सारी विकृतियां पैदा करने में भोजन का बहुत बड़ा हमारे हाथ होता है। तो मानसिक असंतुलन का चौथा कारण है असंतुलित भोजन। पांचवा कारण है नाड़ी संस्थान की दुर्बलता। नाड़ी संस्थान के दो मुख्य अंग हैं, एक मस्तिष्क और एक यह सुषुम्ना का सारा हिस्सा, सुषुम्ना शीर्ष और सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड। ये नाड़ी संस्थान के दो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसका स्पाइनल कॉर्ड या पृष्ठ रज्जु ये दूषित होता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। आप लोगों को कठिनाई होती है कि सीधा बैठें, अटपटा लगता है कि बार बार कहा जाता है पृष्ठ रज्जु को सीधा रखें। अरे इसमें आपका कितना हित छिपा हुआ है कि एक पृष्ठ रज्जु ठीक रहता है तो आप शायद शारीरिक और मानसिक अनेक कठिनाइयों से बच जाते हैं। और बैठने का यह ढंग, या तो ऐसे झुककर बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे, टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे। तो आपका चरक कहता है, आयुर्वेद का एक बड़ा शास्त्र, यहां तक चरक में बतलाया है कि पानी पियो तो समकाय समग्री, सीधे रहो, टेढ़े होकर ऐसे पानी मत पियो। किसी से बात करनी हो तो ऐसे टेढ़े होकर बात मत करो। रोटी खानी हो तो टेढ़े होकर मत खाओ। श्वास भी लेना हो तो टेढ़े होकर मत लो। सम रहो जिससे कि सारा संतुलन बराबर बना रहे। टेढ़े हुए और सारी शारीरिक क्रियाओं में अंतर आने लग जाएगा। तो ये नाड़ी संस्थान की दुर्बलता यानी पृष्ठ रज्जु की दुर्बलता और मस्तिष्क की दुर्बलता, यह भी असंतुलन का बड़ा कारण बनती है। आजकल एक चिकित्सा पद्धति चली है ऑस्टियोपैथी। चिकित्सा में और कुछ नहीं करना होता, केवल स्पाइनल कॉर्ड पर कुछ प्रेशर दिया जाता है, बस सारे रोगों की चिकित्सा करते हैं। और एक जड़ है ये तो हमारी कि यहीं से सारे शरीर में नर्व जाते हैं, फैलते हैं। और यदि आपने देखा हो पूरे शरीर का चित्र तो पता चलेगा कि सारे जो तंतुओं का, स्नायुओं का, धमनियों का शरीर में जाल बिछा है वह सब यहीं से होकर गया है। मूल यही है, यहीं से सारे सारे अलग फटते हैं। ये हमारा केंद्रीय नाड़ी संस्थान और ये दोनों तरफ में अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ी संस्थान, यहीं से सब कुछ ये सारा का सारा ये संचालन हो रहा है। तो जब नाड़ी संस्थान ही दुर्बल हो जाता है तो फिर संतुलन की बात नहीं कही जा सकती। चाहे 1000 बार ध्यान भी करें आप, संतुलन नहीं आएगा। ध्यान होगा ही नहीं, करें क्या? ध्यान तो तभी हो सकता है जब नाड़ी संस्थान मजबूत होता है। आपका ध्यान जाएगा, किसी आदमी को देखेंगे कि कितना भारी भरकम है, भारी भरकम है, आपको लगेगा कि बड़ा हट्टा-कट्ठा आदमी है, बड़ा स्वस्थ आदमी है।
और शरीर में मांस कम है, लगेगा कि ये तो थका पतला दुबला आदमी है, उसको कमजोर मान लेंगे और उसको भारी भरकम को शक्तिशाली मानेंगे। किंतु आपको पता है, ये कहावत हमारे यहाँ चलती है, बहुत बड़ी सच्चाई उसमें है कि पतला देखकर गिरना नहीं और भारी भरकम देखकर डरना नहीं। तेजो यस्य विराजते सबलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय, जिसमें तेज है वह बलवान होता है, स्थूल में कोई विश्वास नहीं होता। तो भारी होने से नहीं, मांस का काम तो बहुत छोटा काम है। हमारे शरीर में मूल काम है नाड़ी संस्थान का, जीवन का अर्थ है नाड़ी संस्थान। दो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, एक नाड़ी संस्थान, दूसरा ग्रंथि संस्थान। यही तो सारा प्रकाश फैला रहे हैं, यही तो सारा सब कुछ करा रहे हैं। मांस कोई बड़ी बात नहीं, दूसरी धातुओं में भी उतनी ताकत नहीं। एक आदमी को यहां तक ज्ञान हो रहा है, अंगुली हिल रही है, थोड़ा सा छुआ पता चल गया। किसके आधार पर ज्ञान हुआ? जितने सेंसेशन होते हैं, जितने संवेदन होते हैं, सब नाड़ी संस्थान के आधार पर होते। दो प्रकार के नर्व हैं, मोटार और सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के द्वारा हमें ज्ञान होता है और मोटार नर्व के द्वारा क्रिया होती है। किसी अंगुली से कुछ छुआ, सेंसरी नर्व से पता चल गया कि कोई ठंडी चीज छुई है या गर्म चीज छुई है, और अंगुली हिलाने की जरूरत पड़ी कि उस चीज को हटा देना है, तो हमारे मोटार नर्व क्रिया तंतु काम करने लगे, उसको हटा दिया। कर रहे हैं। तो जब ये नाड़ी संस्थान कमजोर हो जाता है तो सारा संतुलन गड़बड़ा जाता है। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि नाड़ी संस्थान की दुर्बलता में एक कारण है असंतुलित आहार, और उससे भी महत्वपूर्ण कारण, बड़ा कारण है आवेगों पर अनियंत्रण। जो व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता, वह धीमे धीमे उसका नाड़ी संस्थान कमजोर होता चला जाता है। एक बार गुस्सा आने का मतलब है कि नाड़ी संस्थान पर आपने एक तेज धक्का दे दिया। अब बार बार धक्के मारते ही चले जाएंगे तो बेचारा कब तक सहेगा? बहुत सहन करता है, इतना सहन करता है कि आपका आवेग, आपका लड़का भी इतना सहन नहीं कर सकता, आपकी पत्नी भी इतना सहन नहीं कर सकती, वह भी आपको ठुकराने देगी। पर बेचारा नाड़ी संस्थान तो ऐसा है कि मौन भाव से आपके धक्कों को सहन करता जाता है, पर आखिर जब देखता है कभी बड़ा परेशान कर रहा है तो वह भी टूटना शुरू कर देता है। तो आदमी असंतुलित होता है, विक्षिप्त होता है, और होते होते कभी अर्ध पागल की स्थिति में और कभी पूरे पागल की स्थिति में भी चला जाता है। तो मानसिक असंतुलन के ये 5 कारण हमारे सामने हैं। हम चाहते हैं मानसिक संतुलन बने, इसलिए चाहते हैं कि मन स्वस्थ रहे, मन शांति में रहे, और उसका ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना। नाड़ी संस्थान दृढ़ होता है और कुछ रसायनों की पूर्ति भी करता है। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि कुछ विटामिन हमारा शरीर पैदा करता है, प्रोटीन हमारा शरीर भी पैदा करता है। सब बाहर से ही हम नहीं लेते हैं, हम भीतर में लेते हैं। सूर्य का ताप लगा और विटामिन डी अपने आप पैदा हो जाए, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का ताप। और भी बहुत सारे रसायन, प्रोटीन हमारा शरीर पैदा करता है, पर तब करेगा
कि जब हम अनावेग और अनावेश की स्थिति में रहें, यह ध्यान का प्रयोग, मानसिक संतुलन का प्रयोग केवल मोक्ष पाने के लिए ही नहीं है, वर्तमान जीवन को सुखी जीवन जीने के लिए ही है। और मैं ये मानता हूं कि जिस धर्म के द्वारा, जिस साधना के द्वारा वर्तमान की समस्या को समाधान नहीं मिलता, वह शायद हमारे लिए बहुत हितकर भी नहीं होती और बहुत आदेय भी नहीं होती। तो हम अध्यात्म का, धर्म का पुनर्मूल्यांकन करें और उसके द्वारा अपने जीवन की वर्तमान की समस्याओं का समाधान करें। ध्यान की साधना ये प्रकाश की साधना है, ज्योति की साधना है कि हमारे भीतर चेतना जागे। चेतना एक ज्योति, प्रकाश है। तो ये हमारे ध्यान का प्रतीक है, ज्योति। यह भी एक कारण बनता है कि यह भी कारण है, वैसे तो और बहुत कारण है, 5 कारणों की अभी चर्चा की। ये तो ठीक है कि प्राणवायु शुद्ध नहीं मिलती है तो भी आदमी में असंतुलन पैदा होता है। प्राणवायु पूरा नहीं मिलता है उससे भी असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए दीर्घ श्वास का प्रयोग कर रहे हैं कि पूरी हवा मिले, जिससे कि ये ऑक्सीजन तो पूरा मिले और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकल जाए। क्योंकि पूरा श्वास नहीं लेते हैं तो पूरा प्राणवायु नहीं जाता, और पूरा नहीं छोड़ते हैं तो कार्बन पूरा नहीं निकलता, और कार्बन पूरा नहीं निकलता तो बेचैनी पैदा, मानसिक गड़बड़ें पैदा होती है। ठीक है, ये कारण हो सकता है। श्वेत रंग उत्तेजना को कम करता है। तो ये जो स्थान है, ये इमोशनल एरिया उत्तेजना के लिए खास जिम्मेवार है। तो यहां सफेद रंग का ध्यान करने से हमारी उत्तेजनाएं कम होने लग जाती हैं, उन पर नियमन की क्षमता बढ़ने लग जाती है। तो ये मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है कि जब आपको कोई नई चीज पैदा करनी हो तो वहां संकल्प का प्रयोग करें कि ठंडक का अनुभव करें, गर्मी का अनुभव करें। तो वहां संकल्प के, सजेशन के प्रयोग काम में दें कि आपको कोई नई स्थिति का निर्माण करना है। और जहां केवल अनुभव करना है वहां तटस्थ होकर दृष्टा भाव से देखते जाए कि क्या क्या घटित हो रहा है। तो दोनों की अलग अलग भूमिकाएं। डिटेल की बात तो फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, कल देखेंगे इस विषय को। जैसे डॉक्टर बतलाते हैं तो डॉक्टर तो बहुत सारी बातें ऐसी बतलाते हैं कि डॉक्टर के आधार पर चले तो आदमी का बट्टा ही डूब जाए। तो एक बात में बहुत है तो व्यंग में बहुत बार कहा करता हूं, शायद यहां भी कहा नहीं, मुझे याद नहीं, कि एक आदमी ने कहा कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ परामर्श। क्यों? कि वह भी बेचारा जिएगा, तुम नहीं जाओगे तो बेचारा जिएगा कैसे? और दवा विक्रेता के पास भी जाओ, दवा भी खरीदो, किस लिए? कि वह भी जिएगा, और तुम दवा मत लो, तुम भी जियोगे। तो बात यह है कि अंडे में बतलाते हैं, पर आजकल विदेशों में फिर एक नया आंदोलन शुरू हुआ है कि अंडे की सुर्खी में, उसकी जर्दी में इतने विष होते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेवार है। ये प्रचार बहुत तीव्रता से अब हो रहा है। ये अंडे की खोज कर ली कि भी अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छा तत्व मिले। सोयाबीन सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता भी। तो हम विकल्प खोजें, हमेशा विकल्प। माताएं विकल्प खोजती है कि बच्चा रेत खाने लगता है तो वंश रोचन दे देती है कि रेत खाने की आदत छूट जाए। तो हमें हमेशा विकल्प की खोज करनी चाहिए। तो बहुत सारे शाकाहार में तो बहुत विकल्प है, मांसाहारी के पास उतने विकल्प है ही नहीं। हाँ, बस भाव से झुके तो उसे आप रोके नहीं। और झटका लगता है क्योंकि रिलैक्सेशन की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में हमारी
बायो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सक्रिय हो जाए। इसलिए कभी कभी झटका ऐसा लगता है कि अच्छा ध्यान होने लगे तो ऐसे एकदम हाथ उठ जाएगा, कभी पूरा शरीर ऐसे हिलने लग जाएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। बस